अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट की भी बात होगी, लेकिन इस वक्त जो मौशियत से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल हैं उस पर भी बात होगी, कारोबारी सूरत हाल पर बात होगी। वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया है इंडस्ट्रियल पैकेज का, उसके लिए क्या फ़ायदा पहुंचेगा इंडस्ट्री को, लेकिन इस पैकेज के साथ साथ क्या इंडस्ट्री सिर्फ इस एक पैकेज जिसमें बिजली की कीमतों का तयन हो रहा है, ओवर ऑफ पीक आवर्स की बात हो रही है, पीक आवर्स की बात हो रही है, क्या इससे इंडस्ट्री का रिवाइवल हो सकता है, या फिर अभी और बहुत सारी चीज़ें जिस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कुछ करने की ज़रूरत है। कारोबार के लिए मुश्किलात ये हैं कि कारोबारी तबका इस बात से बहुत ज़्यादा खाइफ और परेशान है कि कोविड-19 के जो असरात है, जब कोविड-19 पहली लहर आई थी तो अब दूसरी लहर के असरात क्या पहले जैसे ना हो और फिर एक बार फिर लॉकडाउन की सिचुएशन ना देखनी पड़े, चूँकि पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है बिजनेस का और मईशत का। फिर पाकिस्तान का जो गर्दिशी कर्जा है पावर डिवीजन का, वो 22 खरब 60 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। कैसे कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट? 2020-21 की पहली तिमाही में हुकूमती अखराजात बढ़े, हुकूमती अखराजात जो कि गवर्नमेंट खुद कहती रही, मुशीर ख़जाना बड़े वाज़ेह तौर पर ECC के इजलासों में कहते रहे कि जो हुकूमती अखराजात हैं उसको कंट्रोल कर लिया गया है, मसाइल कम हो रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके बरक्स बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मसाइल अभी भी बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स की बात की जा रही है, एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई हैं, क्या हकीकी मानों में एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई हैं या अभी एक्सपोर्ट्स का बेहतर होना बहुत दूर की बात है? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मौशियात फ़हीम सरदार साहब और माहिर मौशियात राना एहसान अफजल खान साहब मौजूद हैं। दोनों ने हमें ज्वाइन किया, दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। फ़हीम साहब, सर स्टॉक मार्केट से ज़रा शुरू कर लेते हैं। बहुत बुरा रहा गुज़िश्ता 2 वीक्स, लेकिन अब थोड़ी सी बेहतरी है। गुज़िश्ता वीक भी थोड़ी सी बेहतरी हुई, अब भी बेहतरी है। आज भी 288 पॉइंट्स नेगेटिव हैं। सर 246 अरब रुपए एक ही दिन में डूब गए सरमायाकारों के। क्या गवर्नमेंट समझती है कि स्टॉक मार्केट को इसी तरह फ्री फ्लोट पॉलिसी के तहत छोड़ दिया जाए जैसे स्टॉक मार्केट चल रही है, किसी और काम की ज़रूरत नहीं, स्टॉक मार्केट में कोई इकदाम उठाने की ज़रूरत नहीं? जी बहुत शुक्रिया अरसलान। मेरा ख्याल है हुकूमत इस तरह नहीं सोच रही कि फ्री फॉर ऑल या खुला छोड़ दें। जहाँ तक फाइनेंशियल डिसिप्लिन का ताल्लुक है, हुकूमत ने 2 साल से दिखाया है कि बड़ी मुश्किल से वो चीज़ों को टाइटन अप करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे आपके पास सबूत आती है जो ट्विन डेफिसिट्स में जो कमी आई है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे एक और जाविया भी इसमें ऐड करें, वो ये है कि जो स्टॉक मार्केट है उसकी ज़रूरत कितनी है एक मईशत को। इनवेरिएबली कुछ हो जाए नज़र स्टॉक मार्केट पर ही पड़ती है जाके कि भाई मुल्क में क्या हो रहा है। अभी किसी ने एस्टिमेट किया था कि KSE 100 इंडेक्स में जो कंपनीज हैं उनकी मेजॉरिटी कंपनीज की ग्रोथ हुई है 30% प्लस, और उन्होंने डिविडेंड्स देने के फैसले किए हैं, उन्होंने ग्रोथ दिखाई है, उनके प्रॉफिट्स हुए हैं, उनकी उनकी ऑपरेशंस बेहतर हुई हैं। तो ये भी एक हकीकत है, इस तरह नहीं है कि ये कोई तारीफ वाली बात है, एक हकीकत है। इस वक्त स्टॉक मार्केट जो है 40,800 के लगभग पे है और तकरीबन जो वॉल्यूम है वो 293 मिलियन है। अरसलान आपको पता ही है, मैं हमेशा वॉल्यूम से बात शुरू करता हूँ कि अगर वॉल्यूम अभी होता 160 मिलियन या 100 मिलियन जैसे हम देख चुके हैं माजी में, तो मैं अब आपको कुछ और कह रहा होता। अभी ये ज़रूर है कि मार्केट उस तरह चढ़ नहीं रही जिस तरह शायद चंदों की उम्मीद हो, शायद मेरी भी उम्मीद हो, लेकिन मार्केट सस्टेन कर रही है। जो फॉल आते हैं वो रिकवर करके फिर उसमें एक्टिविटी फिर भी चल रही होती है। जहाँ तक स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है, लास्ट पॉइंट इस पॉइंट पे मैं कह दूं कि हुकूमत के लिए स्टॉक मार्केट अहम है, लेकिन मेरे ख्याल है कि दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो है यकीनन। तो ये जो स्टॉक मार्केट आपको नज़र आ रही है, अगर ये अपने कदमों पे खुद खड़ी हुई है तो ये तो फिर खुशाइन बात है। अच्छा, मैं फ़हीम साहब इसलिए आपसे ये बात डिस्कस कर रहा हूँ चूँकि स्टॉक मार्केट ठीक है, आप ये कहते हैं कि ठीक है हम इसे इकोनॉमिक इंडिकेटर के तौर पे नहीं लेते, ये एक महदूद पैमाने पर हम इसे देख सकते हैं। लेकिन सर एक चीज़ है, स्टॉक मार्केट में अरबों खरबों का कारोबार होता है, तो जो गवर्नमेंट के टैक्सेशन लॉज हैं वो सारे एप्लीकेबल होते हैं। जाहिर है टैक्सेशन इकट्ठी होती है, एक ही दिन में जितने सौदे होते हैं उस पर हर तरह का टैक्स लगता है, चाहे वो एडवांस हो, सुपर हो, जो भी हो, हर तरह का टैक्स लगता है। हम ये देखते हैं कि जब कोई इदारा या कोई एक ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान को फ़ायदा दे रही होती है और उसके लिए ज़ाहिर है कि फिर हम कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी देखते हैं, वहाँ पर काफ़ी अरसे से उतार चढ़ाव हो, तो यकीनी तौर पर कुछ परेशानी तो है सरमायाकारों के लिए, और सरमायाकारी हो भी सिर्फ पाकिस्तानी रही है, बैरूनी सरमायाकारी तो ना होने के बराबर है।
मैं उलट में चलता हूँ कि बैरूनी सरमायाकारी इस वक्त ना ही हो तो बेहतर है। मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, क्योंकि वो जो भी थरथली मची हुई है दुनिया में, फंड्स आगे पीछे जा रहे हैं, यूरोप को अपनी फिक्र पड़ी हुई है, अमेरिका को अपनी फिक्र पड़ी हुई है, उनके फंड्स इधर उधर भाग रहे हैं। सो वो पाकिस्तान के लिए खाम खा टर्बुलेंस का ही एक वो मौका बन जाता, सिचुएशन बन जाती। पहले कौन से इतने फॉरेन इन्वेस्टर्स थे दूसरे हालात में, प्री कोविड में? नहीं थे, बहुत बहुत थोड़े थे। सो वो एक अलग सिचुएशन है। आपकी बात मैं काफ़ी हद तक मैं समझ रहा हूँ, और मैं थोड़ा बहुत एग्री भी करता हूँ। लेकिन जहाँ तक देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, ये स्टॉक मार्केट पे पूरी हुकूमत के टैक्सेस, पूरे सिस्टम सारे एप्लीकेबल हैं। और स्टॉक मार्केट खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से सबसे डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री है। तो जब किसी हुकूमत की नज़र पड़ती है किसी इंडस्ट्री पे, तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट पे पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे आप चीज़ों सारा जो है वो रेगुलेटेड है, उसमें कोई स्लिप नहीं हो सकती ट्रांजैक्शन इधर उधर। तो हुकूमत के लिए अहम है। और मैं एक और चीज़ में कहूँगा कि अगर हुकूमत इसमें मिसाल के तौर पे थोड़ा सा टैक्सेशन जिस तरह पहले होता था थोड़ा सा नरम कर दे, कम कर दे, तो आपको और ज़्यादा वैल्यू नज़र आएगी, और ज़्यादा मतलब ट्रांजैक्शन। सरमायाकारी को वहां पर मजीद एक्टिव किया जा सकता है, उनकी अट्रैक्शन बढ़ाई जा सकती है। आपकी बात दुरुस्त है। मैं राना साहब की तरफ जरा, राना एहसान अफजल साहब, सर डॉलर 6 माह की कमतरीन सतह पर आया है, कोई बेहतरी देख रहे हैं या स्टिल बस डॉलर नीचे आया है? चूंकि बैनुल अक़वामी सूरत हाल और फिर अमेरिका के जो इंतखाबात हैं, जब से हम देख रहे हैं जो बाइडन की ज़रा बेहतरी के नताइज आ रहे हैं, तो डॉलर नीचे आ रहा है। एक तो डॉलर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू अरसलान। एक तो डॉलर इंटरनेशनली भी कमज़ोर हुआ है, ये इलेक्शन इज़ अ फैक्टर इन इट। लेकिन हमारे यहाँ जो रुपया मुस्तहकम हुआ है, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं तो समझता हूँ कि रुपया जो है वो अंडर वैल्यूड है, और ये हुकूमती पॉलिसी है जो इसको यहाँ रखे हुए हैं। लेकिन अगर ये चाहें इनको नीचे भी लेके आ सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे अगर मैं देखूँ कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो आपके जो एक्सपोर्ट्स के फिगर्स हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस, एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हुआ। 7.54 बिलियन पे आपकी एक्सपोर्ट्स अक्टूबर तक की खड़ी हैं, और तकरीबन बिलियन डॉलर से कम है, 0.1% से पिछले साल। लेकिन प्री कोविड आप जो है वो सिनारियो के अंदर एक्सपोर्ट्स को आप ले आए। और आगे आप चलते हुए एक्सपोर्ट्स के ऊपर मैं समझता हूँ कि चैलेंज जो होगा वो कॉटन एक बड़ा चैलेंज आ रहा है। और तकरीबन जो कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो एस्टिमेट करी जा रही है कि वो 8.1 या 8 मिलियन बेल्स के ऊपर होगी। तो ये आपकी जो डिमांड है वो 15 मिलियन बेल्स की है। तो ये शॉर्टफॉल सर 7 इससे मिलियन। मैं राना साहब एक छोटा सा ब्रेक है, मैं चाहूँगा ब्रेक से वापस आऊँ तो आप अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। और एक आपके लिए सवाल भी होगा कि अगर कॉटन की प्रोडक्शन में कमी आती है तो उसको भी बाहर से मंगवाता हुआ देखेंगे, और फिर बाहर से मंगवाता देखेंगे तो यकीनी तौर पर आम आदमी के लिए जो स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं और फिर जो रज़ाइयाँ हैं, इनकी कीमतें भी बढ़ता देखेंगे, तो आम आदमी पर इसका बोझ पड़ेगा। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले राना एहसान अफजल साहब डॉलर के हवाले से कुछ कह रहे थे, फ़हीम सरदार भी हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बात को कंटिन्यू भी कीजिएगा, फिर मुझे ये भी बताएं कि जो बजट डेफिसिट्स के अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, 484 अरब रुपए तक पहुंच गया है बजट डेफिसिट कंट्री का। बिल्कुल, मैं एक्सपोर्ट्स पर बात कर रहा था। एक्सपोर्ट्स के ऊपर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई इजाफा नहीं हुआ, और कोविड का सिनारियो आगे एक्सपोर्ट के लिए कोई बड़ा अच्छा नहीं नजर आ रहा। मिसाल के तौर पर किंगडम लॉकडाउन शुरू करते हैं, तो यहाँ हमारे जो कॉटन उसकी शॉर्टेज है मैसिव। और जो अभी जो आ रही है प्रोडक्शन कॉटन की वो 8.5 बिलियन बेल्स की एस्टिमेट आ रही है, जबकि जो आपकी लोकल रिक्वायरमेंट है वो 15 मिलियन बेल्स की है। तो ये एक शॉर्टेज, बड़ा मैसिव शॉर्टफॉल है। और अगर ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा तो इसका इंपोर्ट बिल तकरीबन 3 बिलियन यूएस डॉलर्स का होगा, जो आपके ट्रेड इम्बैलेंस को जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप इंपोर्ट साइड पे देखते हैं तो जो सबसे बड़ा जो कैटेगरी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, वहाँ क्रूड ऑयल के अंदर जो है वो पिछले 3 माह में तकरीबन 8 यूएस डॉलर 45 यूएस डॉलर फी बैरल से जो है वो 37 यूएस डॉलर फी बैरल पे जो है वो रेट आ गया है।
लेकिन इस रिलीफ का भी और डॉलर कम होने का भी जो इम्पैक्ट है पेट्रोल के ऊपर पाकिस्तान में, वो गवर्नमेंट ने आगे कस्टमर को जो है वो पास ऑन नहीं किया, और जहां वो टैक्सेस और लेवी की मद में 54% कलेक्ट कर रही थी, आज हुकूमत 78% जो है वो टैक्सेस और लेवी की मद में जो है वो इकट्ठा कर रही है पेट्रोल की प्राइस से, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा हाई है। और पेट्रोल की प्राइस कम करने से इन्फ्लेशन को भी कम होगा, कमी आएगी इन्फ्लेशन में। अब मैं आपके पॉइंट पे आ जाता हूँ कि जो खसारा है गवर्नमेंट का, जो बजट डेफिसिट है, मैं समझता हूँ कि ये जो मैसिव बोरोइंग हुकूमत कर रही है लोकल कमर्शियल बैंक से, वैसे तो हुकूमत बड़ा क्लेम करती है कि उसने जो है वो स्टेट बैंक से बोरोइंग खत्म कर दी है, लेकिन उससे बढ़ के जो है वो कमर्शियल बैंक से बोरोइंग कर रही है। और अभी पहला क्वार्टर गुजर चुका है, लेकिन अभी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और जो आपकी स्टेट बैंक है उसने फिगर्स नहीं रिलीज किए कि इस क्वार्टर की क्या बोरोइंग उनकी रही है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है हुकूमत के लिए ये बोरोइंग ही है। अभी आपका जो डेट की प्रोफाइल है वो काफी हद तक बिगड़ गई है, और जून 20 के जो फिगर्स हैं जिसके अंदर जो ग्रॉस पब्लिक डेट है वो तकरीबन 36.4 ट्रिलियन के ऊपर खड़ा था, और जो कि 88% है जीडीपी का। और इसी तरह जो आपका टोटल डेट एंड लायबिलिटीज का फिगर है वो 45 अरब के ऊपर 45 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच चुका है, और जो कि 107% है आपकी जीडीपी का। तो यही से आपके जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, ये वो मद है जहां हाईएस्ट इंक्रीज गवर्नमेंट जो है वो फेस कर रही है बोरोइंग का। बिल्कुल ठीक। फ़हीम साहब, मैं चाहूँगा इस पर आपका भी कमेंट हो जाए कि खसारा 484 अरब, फिर गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं वो 1983 अरब रुपए हैं। इसी तरह रेवेन्यू कलेक्शन जो सितंबर में हुई है वो 1122 अरब रुपए, नॉन टैक्स रेवेन्यू 356 अरब रुपए, और जो आमदनी है 1478 अरब रुपए हुई है। तो यकीनी तौर पर मुख्तलिफ हवालों से लॉस तो हैं मौजूद। लॉस बिल्कुल हैं जी, और अभी बेहतरी भी आपको नज़र आ रही है। अभी एफपीआर ने अपना जो है टारगेट जो था उसको सरपास किया है। जो मसले जो हैं वो बिल्कुल हैं, उसमें इंसान को डिनाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब डिनाई करेंगे तो फिर वो मसले हल नहीं हो सकते। बुनियादी बात यह है कि अभी भी कोविड में हम हैं, अभी भी हम अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं। अगर आप प्री कोविड सिचुएशन में आ जाएं तो आपको याद होगा कि हुकूमत जो थी वो अपना फिस्कल स्टेबिलिटी की तरफ बात कर रहे थे। ये वो अभी को वजह है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, पावर एसएमई सेक्टर को, इंडस्ट्रीज़ को वजह है कि छूट दी जा रही है, उनको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ताकि वो चलने शुरू हों, ताकि आमदन बढ़े। देखें अरसलान, मैं आपके प्रोग्राम पे बहुत अरसे से आ रहा हूँ, और मेरे ख्याल है एक दफ़ा भी ऐसे नहीं हुआ कि मैंने कर्जे की कभी तारीफ़ की हो। हमेशा मैंने कहा है कि कर्जा जो है उसका नुकसान ही होता है। बिल्कुल ठीक। और उसमें मसले क्रिएट होते हैं ना बिला वजह। आप जो लीवरेज लेना चाह रहे होते हैं कर्जे से, अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर जितना जल्दी वो कर्जा वापस करें। फ़हीम साहब, मैं चाहूँगा थोड़ी सी आप दो हज़रात इस पर भी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। हम रशिया से मंगवा लेते हैं गंदम, हम दीगर एक और कंट्री से गंदम मंगवा लेते हैं, हम क्यों अपने किसान को फ़ायदा नहीं देते? वहाँ से मंगवाते हैं तो रेट सेटल कर लेते हैं गंदम के, यहाँ से अपने किसान को फ़ायदा नहीं देते। एक गैप मौजूद होता है। मैं फ्लोर मिल्स पर भी प्रोग्राम कर रहा हूँ मंडे को। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है जी हमारी कोई कोताही नहीं है, हुकूमत ने प्रिक्योरमेंट टाइम पर नहीं की, हमें गंदम जिस रेट पर ओपन मार्केट से मिलेगी ज़ाहिर है आटा उसी रेट पर मिलेगा। कौन, मैं बोलूँ या सर आप फ़हीम साहब? अच्छा, देखिए प्लानिंग जो होती है जितनी अच्छी होगी उतने कम मसले होंगे। ये मैं हर दफ़ा ख्याल है या हर दूसरे प्रोग्राम में आपके इस चीज़ का जिक्र करता हूँ। अगर हमें गंदम इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो उसका मतलब है हमें गंदम ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अगर कॉटन की अगर हमें कमी पैदा हो चुकी है, इसका मतलब है कि हमें कॉटन ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। बात डिमांड और सप्लाई की है, सिंपल। अभी इस वक्त जो है अगर सप्लाई चंद चीज़ों की कम है, जो ज़रूरी अशिया की कम है, तो अगर हमें इंपोर्ट करना पड़ा है तो उसका मतलब है कि अगर हमने पहले से बना लिया होता तो वो बेहतर होता। अब इसी चीज़ पे काफ़ी सारी एफर्ट की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। ये मैं आपको कैटेगोरिकली कह देना चाहता हूँ कि वो, और उसका हल आपको अभी नज़र नहीं आ सकता, वो मुमकिन ही नहीं है। अगर होता तो ख्याल है कोई भी इस मसले को आने ना देता, लेकिन वो आगे जाते हुए कम अज़ कम वो एक दो जो मसले इस दफ़ा पेश आए थे वो आगे जाके रिजॉल्व हो जाएंगे। यानी इस पे टाइम टेकिंग है फ़हीम साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम टेकिंग है। मैं यही बात राना साहब
गंदम की हवाले से आपको पता है गर्दिशी कर्ज एक तरफ है, गवर्नमेंट का कर्ज एक तरफ है, बजट डेफिसिट से एक तरफ, ये सारी चीज़ों की कुछ प्लानिंग होती है और जाहिर है सब कुछ इस गवर्नमेंट को मिला था तो इसको पता था कि ये सब कुछ है, पहले से चला हुआ आ रहा है। अब गंदम बाहर से मंगवाना मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। हम चीनी खुद बना के खुद बाहर से मंगवा रहे हैं या हम अपनी भेजी हुई चीनी ज़्यादा पैसों पर वापस मंगवा लेते हैं, हमारे काश्तकार के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में और फूड सिक्योरिटी में तो कम्प्लीटली मिसमैनेजमेंट हुई है पिछले 2 सालों में। फिर टिड्डी दल का अटैक भी आया, लेकिन उसको भी पूरा 1 साल जो है वो सोए हुए हुकूमत ने गुजार दिया और बाद में फिर पाक अफवाज फ्रंट लाइन पे आई और उसको मैनेज किया। कॉटन में भी यही नजर आया कि सीड्स की क्वालिटी बड़ी खराब आई, यील्ड पर एकड़ यील्ड नहीं बढ़ सकी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे तो मैं समझता हूँ बड़ा एक कॉलोसल मिसमैनेजमेंट रही है। वो आपको गंदम की जो है वो 1 साल में ही आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, फिर उसी साल आप इंपोर्ट कर रहे थे। शुगर में भी यही हुआ, आप पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे फिर आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब तो ये एक क्राइसिस फायर फाइटिंग हुकूमत कर रही है। आग बुझाने के लिए जो है वो एक इन्फ्लेशन को और इस चीज को कमी करने के लिए अब उनको इंपोर्ट करनी पड़ी है, जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत अरसे बाद ये सिचुएशन आई। मैं यहाँ टैक्स कलेक्शन पे भी बात करना चाहूंगा। टैक्स कलेक्शन अभी जो अगले 8 महीने का जो हदफ है वो तकरीबन 3.6 ट्रिलियन आपने इकट्ठा करना है, जो कि 4.5 बिलियन 450 बिलियन पर मंथ आपकी एवरेज आती है। तो पहले 4 माह में बेशक हुकूमत ने अपना टारगेट अचीव किया है, लेकिन जो पहले 4 माह का टारगेट था वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी पॉइंट आउट किया था कि बड़ा लो रखा हुआ था और उसको रिवाइज करने की जरूरत है। तो ये आगे जाके पता चलेगा कि हम टैक्स कलेक्शन के कितने करीब पहुंचते हैं। मैं समझता हूं कि ज्यादातर जो चीजें हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर से पॉजिटिव आई हैं। मिसाल के तौर पर रिमिटेंसेस को आप ले लें तो बहुत सारा पाकिस्तानी जो है वो अपना पैसा वापस लेके आया है, फिर फ्लाइट्स बंद होने की वजह से और जो है एक तरीके से लोग पहले अपने हाथों में पैसे लेके आते थे, वो चीज भी रुक गई। तो रिमिटेंसेस पॉजिटिव हुई हैं, उसमें हुकूमत का मुझे कहीं कोई किरदार नहीं नजर आता, सिवाय इसके कि उसने वो जो रोशन प्रोग्राम जिसके थ्रू आप जी रोशन डिजिटल अकाउंट्स एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन उसका कितना इम्पैक्ट है। लेकिन आगे आने में मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम से बताया, जो असल चैलेंज आएगा रिमिटेंसेस के ऊपर वो यही होगा कि इस साल आप सिर्फ 1,25,000 जो है पाकिस्तानियों को बाहर आप भेज सकें नौकरियों के लिए। हाँ, आगे जाकर ये इशू आएगा राना साहब। यही मैं फहीम साहब से भी, ये आपने बड़ी सही पॉइंट आउट। फहीम साहब, हम अपने सर्विसेज सेक्टर में भी देख रहे हैं कि मुतवातर कमी हो रही है। ज़ाहिर है बाहर नहीं भेज पा रहे हम लोगों को, हमारी फोर्स बाहर नहीं जा रही, स्किल्ड और अनस्किल्ड। आप देखते हैं कि आगे जाकर इसमें भी कुछ परेशानी होगी? एक्चुअली सर्विसेज में कमी नहीं आ रही। वो जब हम कंसोलिडेटेड सर्विसेज को लेते हैं उसमें आप आईटी को भी शामिल करें, सिर्फ मैन पावर नहीं है। और एज वी स्पीक अभी पाकिस्तान ने 2-3 और फ्रंट्स खोले हैं सर्विसेज के, मैन पावर के, वो आपको आई थिंक हमें अनकरीब एक चीज़ नज़र आएगी। टिपिकली हमें जो रिवायती तौर पे हम ये जो मिडल ईस्ट की तरफ सऊदीया, ख़ास तौर पे सऊदीया, इसकी तरफ हम अपनी मैन पावर भेजते हैं जो बहुत कम कमाते हैं। अगर आप सेमी स्किल्ड भेजते हैं तो आप ज़्यादा कमाएंगे। तो उस पर भी एक चीज़ चल रही है जो अभी इंशाल्लाह नज़र आएगी। दुनिया में कोविड आया है, इसमें हमारा जो हमसाया जो है जिसकी इकोनॉमी का 29% की श्रिंकेज आई थी और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि -10%। सर बाज़त के साथ वक्त की थोड़ी सी कमी रही। बहुत शुक्रिया फ़हीम सरदार साहब, राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों माहिर मौशियात ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया कि इस वक्त जो मुश्किलात हैं उस पर काबू पाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर नहीं कर रही तो क्या करना चाहिए। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।